सोचो एक ऐसी गेम जहां जीत का मतलब है करोड़ों का इनाम और हार का मतलब सीधा मौत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे डेडली गेम स्क्विड गेम के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी सियंग दिखाया जाता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे था, इसीलिए उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे कुछ गिफ्ट दे सके। लेकिन गिफ्ट देने के लिए वह पैसे बहुत कम थे, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी माँ का ATM कार्ड चुरा लेता है। उसके बाद वह अपनी माँ के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और पूरे पैसे सीधे एक गेम हॉर्स राइडिंग में लगाकर वह गेम खेलता है और वह इस गेम से पूरे 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब जैसे ही वह गेम जीत कर बाहर खड़ा ही था कि तभी उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, इसलिए सियंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जैसे तैसे करके वह उसे पकड़ लेते हैं। सियंग ने बहुत सारे लोगों के पैसे उधार लिए हुए थे, इसलिए वह उससे अपना उधार लेने के लिए बहुत मारते हैं। इसी दौरान सियंग उन्हें पैसे देने के लिए अपनी जेब चेक करता है तो उसकी जेब फटी हुई थी। सियंग को याद आता है कि जब वह इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वह एक लड़की से टकरा गया था जिसने उसकी जेब काट ली थी। यहाँ सियंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सियंग कहता है कि मैं सब पैसे इसी महीने दे दूंगा। इसीलिए वह लोग भी उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते हैं कि अगर इस बार पैसे न मिले तो उसे जिंदा मार दिया जाएगा। इसके बाद सियंग सीधा अपनी बेटी को एक जगह ले आता है जहाँ वह दोनों खुशी से रात का खाना खा रहे होते हैं। खाना खाकर सियंग अपनी बेटी को घर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वह सीधा ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसके आने से पहले ही वह ट्रेन वहां से चली जाती है, इसलिए वह वहां दूसरी ट्रेन के आने का इंतजार करता है कि तभी वहां एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठता है और उसे ढेर सारा पैसा दिखाकर कहता है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो और अगर यह गेम तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। ये डील सुनकर सियंग उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। यहाँ वह आदमी लगातार जीता जाता है और वह सियंग को बुरी तरह मारता जा रहा था, लेकिन आखिरकार सियंग वह गेम जीत जाता है और उसे पूरे 1 लाख वॉन मिल जाते हैं। वह आदमी उसे एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि अगर और पैसा जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करना। रात सियंग अपनी माँ के पास बैठा था और बहुत सारे पैसे देखकर उसकी माँ पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो वह उसे बताता है कि मैंने एक गेम खेली जिससे मैंने इतना पैसा जीता। इसी दौरान उसकी माँ बताती है कि अगले साल तुम्हारी बेटी अपने दूसरे बाप के साथ हमेशा के लिए USA जा रही है और हमें यहाँ पता चलता है कि सियंग की तलाक हो चुकी है। उसके पास पैसे न होने की वजह से उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। उसकी माँ उसे बताती है कि अगर तुम कोर्ट में यह साबित कर दो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हो। सियंग भी हर हाल में अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वह उसी रात उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। उसके बाद सियंग के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और जैसे ही वह उसके अंदर बैठता है तो गाड़ी के अंदर गैस छोड़कर उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब सियंग की आंख खुलती है तो वह एक बेस में होता है जहाँ कुल 456 लोग थे और सभी का सूट एक जैसा था, मतलब कि सभी प्लेयर थे और सभी प्लेयर्स को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा था। इस गेम का होस्ट एक आदमी था जो कि फ्रंट मैन था। उसके बाद सियंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो प्लेयर नंबर 1 था। उसे ब्रेन ट्यूमर बीमारी थी। वह उसे बताता है कि मेरे पास कुछ ही दिन है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का आखिरी समय यहाँ इस गेम को खेलकर गुजारना चाहता हूँ। इसी दौरान 2 प्लेयर आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें एक लड़की साइबक थी और एक लड़का था। यहाँ वह लड़का उसे बुरी तरह मार रहा था कि तभी सियंग उसे पहचान लेता है जिसने उसकी जेब काटी थी। सियंग उसे जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस लड़की से पैसे लेता वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और सभी गार्ड्स के चेहरे अलग अलग शेप से ढके हुए थे। उनमें लीडर सभी प्लेयर्स को बताता है कि आपका इस गेम में वेलकम है और आपको यहाँ पर पूरी 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो भी पूरी 6 गेम्स को जीतेगा उसे ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। इसके बाद सभी प्लेयर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें गेम के 3 रूल्स थे। पहला, कोई भी प्लेयर गेम के दौरान गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा, जो पार्टिसिपेंट गेम खेलने से इनकार करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स खेलने से इनकार कर दें तो गेम रोका जा सकता है। इसके बाद सभी प्लेयर को अपनी पहली गेम खेलने के लिए गेम हॉल में ले जाया जाता है। गेम हॉल में पहुंचते ही सियंग अपने क्लास फेलो से मिलता है जिसका नाम संगवू था। देखकर अपने होश ही खो बैठता है। सियांग उससे पूछता है कि तुम तो बिजनेस के लिए बाहर गए थे तो यहाँ क्यों आना पड़ा, लेकिन संगवू उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पहली गेम में एक बहुत बड़ी डॉल दिखाई जाती है। ये गेम काफी सिंपल थी। जब भी डॉल गाना गाएगी तो सभी प्लेयर्स को फिनिश लाइन की तरफ बढ़ना होगा और जैसे ही डॉल गाना बंद करेगी सभी प्लेयर्स को अपनी जगह पर रुक जाना होगा। अगर कोई अपनी जगह से जरा भी हिल गया
गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू होने से पहले सबको यह बच्चों का खेल लग रहा था, लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुई और एक लड़का अपनी जगह से हिला, उसे वहीं पर गोली मार दी गई। यही इस गेम का असली रूल था, जो भी हिलेगा उसे मार दिया जाएगा। यह देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे हैं और गार्ड्स एक एक करके प्लेयर्स को शूट करने लगे हैं। इसलिए बाकी प्लेयर्स जैसे तैसे करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद मारे गए सभी प्लेयर्स की बॉडी वहां से हटा दी जाती है। उसी दिन गेम लीडर आकर सभी को बताता है कि 456 खिलाड़ियों में से केवल 201 प्लेयर्स ही बच पाए हैं, बाकी सभी प्लेयर्स गेम से एलिमिनेट हो चुके हैं। ये सुनकर सभी के दिल में खौफ और डर बढ़ जाता है। इसलिए सभी प्लेयर्स हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें ये गेम नहीं खेलनी। तभी संगवू वहां आकर कहता है कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स चाहें तो इस गेम को बंद किया जा सकता है। इसलिए गेम लीडर सभी प्लेयर्स से वोटिंग कराने के लिए मान जाता है, लेकिन वोटिंग से पहले उन्हें बहुत सारा पैसा दिखाया जाता है। ये पूरे 45.6 बिलियन वॉन थे। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि यह इनामी राशि है जो गेम जीतने वाले को मिलेगी। इसके बाद गेम लीडर सभी प्लेयर्स से वोटिंग कराता है और सभी प्लेयर्स एक एक करके अपना वोट दे देते हैं। ज्यादा प्लेयर्स गेम ना खेलने के पक्ष में वोट देते हैं, इसलिए गेम वहीं पर रोक दिया जाता है। गेम लीडर उनसे कहता है कि अगर वे दोबारा यह गेम खेलना चाहते हैं तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को वापस उनके घर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियांग सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को उस गेम के बारे में सब कुछ बता देता है कि वहाँ लोगों की जान से खेला जा रहा है, लेकिन पुलिस को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। वे उसे पागल समझते हैं और कहते हैं कि भला कौन ऐसी गेम खेलेगा जिसमें लोगों को मार दिया जाता हो। इसलिए सियांग पुलिस को वह कार्ड दिखाता है जिस पर नंबर लिखा हुआ था। जैसे ही पुलिस वाला उस नंबर पर कॉल करता है, वह नंबर काम नहीं करता। इसके बाद सियांग अपने घर आता है, लेकिन घर में उसकी माँ नहीं होती। अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते वह संगवू के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो बिजनेस के लिए बाहर गए थे, फिर उस गेम को खेलने की क्या जरूरत थी। संगवू बताता है कि उसने पूरे 600 करोड़ वॉन का कर्ज लिया हुआ है और अब उसके पास एक भी वॉन नहीं बचा जिसे वह वापस कर सके। इसी दौरान सियांग को एक कॉल आती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। सियांग तुरंत अस्पताल पहुंचता है। यहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ के पैर का जख्म लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द इलाज नहीं कराया गया तो बीमारी और फैल सकती है, इसलिए उनका पैर काटना पड़ सकता है। लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए सियांग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर सियांग वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी एक्स वाइफ अपने दूसरे पति को बताती है कि सियांग उससे पैसे मांगने आया था। इसके बाद उसका दूसरा पति सियांग के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है। साथ ही कहता है कि आज के बाद वह उनकी फैमिली से मिलने की कोशिश न करे। यह सुनकर सियांग गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ पैसे देकर तुम मुझसे मेरी फैमिली छीन लोगे। इसके बाद सियांग उदास होकर अपने घर लौट रहा होता है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके घर पहुंचता है और उससे उस गेम के बारे में पूछता है। दरअसल उस पुलिस ऑफिसर का भाई कई दिनों से लापता था। जब वह अपने भाई के घर गया तो उसे वहाँ वही कार्ड मिला जिससे लोगों को उस गेम में बुलाया जाता था। पुलिस ऑफिसर सियांग से कहता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि उस दिन तुम पुलिस स्टेशन आए थे और इसी गेम के बारे में रिपोर्ट की थी। अब मुझे शक है कि मेरा भाई भी उसी गेम में गया हुआ है, इसीलिए वह सियांग से उस जगह का पता पूछता है जहाँ यह गेम खेली जाती है। लेकिन सियांग साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब सियांग अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे वहीं एक कार्ड मिलता है। अब उसके पास इस गेम को दोबारा खेलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसीलिए वह गेम को दोबारा ज्वाइन करने का फैसला करता है और सभी प्लेयर्स को एक एक करके फिर से वहां ले जाया जाता है। लेकिन इस बार वह पुलिस ऑफिसर भी उन गाड़ियों का पीछा कर रहा था। पीछा करते हुए वह पुलिस ऑफिसर उनके पीछे पीछे आ रहा था और सभी गाड़ियां उस शिपर जा रही थीं। यहाँ वह पुलिस ऑफिसर भी एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अब सभी गार्ड्स सीधे उस शिप तक पहुंच जाते हैं और यहाँ वह पुलिस ऑफिसर मौके का फायदा उठाकर एक गार्ड को गाड़ी में ही बेहोश कर देता है और उसका सूट पहनकर उसे सीधे समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद सभी गाड़ियां उस आइलैंड पर पहुंच जाती हैं और सारे प्लेयर्स को सीधे गेम हॉल में लाया जाता है। यहाँ सभी प्लेयर्स को उनका गेम सूट पहना दिया जाता है। गेम हॉल में आते ही बूढ़ा आदमी और सियांग देखते हैं कि इस बार पूरे 187 प्लेयर्स थे और इस बार पूरे 26 बिलियन वॉन जीतने वाले प्लेयर को मिलने वाले थे। इसके बाद सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है। रात को सेब्योक और उसकी दोस्त किम जू दोनों वॉशरूम में आती हैं
हैं और यहाँ सेबियोक सुरंग को पार करके एक जगह पर पहुंचती है जहाँ वह देखती है कि सभी गार्ड्स किचन हॉल में कुछ अजीब सी चीजें बना रहे हैं। यहाँ ज्यादा देर होने की वजह से एक गार्ड उनके पीछे आ जाता है, लेकिन तब तक सेबियोक वहाँ से लौट चुकी थी और वह किमजू को वहाँ के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन इसी दौरान संगवू उनकी बातें सुन लेता है। सुबह होते ही संगवू सेबियोक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि कल रात तुम उस जगह पर गई थी जहाँ बहुत सारे गार्ड्स कुछ बना रहे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सारी बात बतानी पड़ती है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को गेम हॉल में लाया जाता है जहाँ उनकी दूसरी गेम होने वाली थी। सभी प्लेयर्स को वहाँ 4 शेप्स में से कोई एक शेप चुननी थी। यहाँ इस गेम के बारे में संगवू को पहले से पता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी टीम को नहीं बताया। दरअसल इस गेम का नाम डलगोना था। यहाँ हर प्लेयर को एक शेप वाली कैंडी मिलती है। प्लेयर को उस कैंडी से शेप को बिना तोड़े बाहर निकालना होता है। अगर शेप टूट गई तो उस प्लेयर को तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता था, यानी जान से मार दिया जाता था। सभी प्लेयर्स अपनी मर्जी से शेप चुन लेते हैं और उन्हें पूरे 10 मिनट के अंदर गेम पूरा करना था। गेम शुरू होते ही सभी प्लेयर्स शेप निकालने लगते हैं और जो भी शेप तोड़ देता उसे वहीं पर मार दिया जाता। यहाँ गेम का समय भी खत्म होने वाला था, इसलिए सियांग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत कैंडी को चाटने लगता है। ये देखकर बाकी प्लेयर्स भी कैंडी को चाटने लगते हैं और जैसे तैसे समय खत्म होने से पहले ही सियांग कैंडी से शेप को बाहर निकाल लेता है। इस तरह वह एलिमिनेट होने से बच जाता है और यह गेम भी जीत जाता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को वापस मेन हॉल में लाया जाता है जहाँ अब केवल 108 प्लेयर्स ही बचे थे। बाकी अपनी जान गंवा चुके थे और जो प्लेयर्स मारे गए थे उनकी राशि जोड़कर अब इनाम बढ़कर पूरे 34 बिलियन वॉन हो चुका था। ये देखकर सभी प्लेयर्स के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह सभी प्लेयर्स को नाश्ता दिया जाता है, लेकिन यहाँ संघ और उसकी टीम 2 बार नाश्ता ले लेते हैं, जिससे बाकी 4 प्लेयर्स को खाना नहीं मिलता। इसलिए उनमें से एक प्लेयर सीधे संघ पर हमला कर देता है, लेकिन संघ भी उसे बुरी तरह पीट देता है, जिससे वह प्लेयर वहीं पर मर जाता है। इस तरह उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है और अब पूरे 107 प्लेयर्स बाकी बचते हैं। इधर हमें एक प्लेयर दिखाया जाता है जो डॉक्टर था और वह मारे गए प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स निकालकर अलग अलग देशों में बेचता था। इस काम की जानकारी फ्रंटमैन को बिल्कुल नहीं थी। दरअसल कंट्रोल रूम में उनका एक आदमी था जो इन सबसे मिला हुआ था। जो भी प्लेयर मारा जाता उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता जहां डॉक्टर उसके शरीर के अंग निकाल लेता था। इसलिए फ्रंटमैन को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि सभी रिकॉर्ड की गई वीडियो भी डिलीट कर दी जाती थी ताकि किसी को कोई शक न हो। यहाँ हमें पता चलता है कि गार्ड्स डॉक्टर को पहले से गेम की जानकारी दे देते थे ताकि वह हर गेम में बचा रहे और उनका यह धंधा चलता रहे। उसी दिन एक गार्ड डॉक्टर से कहता है कि आज रात तुम्हें अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी, क्योंकि आज रात सभी एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। अगर जिंदा रहना है तो किसी ताकतवर टीम को ज्वाइन कर लो। इसलिए डॉक्टर सीधे संघ की टीम के पास आता है और उसे छुपकर बताता है कि वह अगली गेम के बारे में पहले से जानता है। यह सुनकर संघ बिना सोचे समझे डॉक्टर को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसी दौरान समय खत्म हो जाता है और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। तभी पूरे हॉल में सभी प्लेयर्स एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इधर सियांग पर भी एक प्लेयर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ संघवू आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन इससे पहले कि सभी एक दूसरे की जान ले लेते तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। अब सिर्फ 80 प्लेयर्स ही बच पाए थे। अगली सुबह सभी प्लेयर्स को तीसरी गेम के लिए बाहर लाया जाता है, जहाँ उन्हें 10-10 प्लेयर्स की 2 टीमें बनानी थी। यहाँ संघवू सबसे कहता है कि हमें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा मर्द चाहिए ताकि हम इस गेम को जीत सकें। सभी प्लेयर्स एक एक करके अपनी टीम पूरी कर लेते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को गेम हॉल में लाया जाता है, जहां उन्हें टग ऑफ वॉर की गेम खेलनी थी, यानी रस्साकशी। जो भी टीम अपनी अपोनेंट टीम को नीचे गिरा देगी वही टीम गेम जीत जाएगी। पहले राउंड में संघ की टीम के सामने किम की टीम आती है। फायर के होते ही गेम शुरू हो जाती है। यहाँ दोनों टीमें एक दूसरे को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में संघ की टीम अपनी पूरी ताकत लगाकर किम की टीम को नीचे गिरा देती है और किम की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद बारी आती है सियांग की टीम की और उनके सामने गोंग की टीम थी। दोनों टीमों को टग ऑफ वॉर के लिए लाया जाता है। यहाँ बूढ़ा आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में यह गेम बहुत खेली है। इसलिए अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो यह गेम आसानी से जीत सकते हैं। अब दोनों टीमें आमने सामने खड़ी थीं। फायर होते ही गेम शुरू हो जाती है। बूढ़ा आदमी सभी को एक खास रणनीति बताता है और कहता है कि सब एक साथ 3 कदम आगे बढ़ो। जैसे ही वे सब आगे बढ़ते हैं उनकी अपोनेंट टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सियांग की टीम पूरी ताकत लगाती है और आखिरकार सामने वाली टीम को नीचे गिरा देती है। इस तरह वे यह गेम भी जीत जाते हैं। इसके बाद सभी एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को उसी जगह लाया जाता है जहां डॉक्टर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल रहा होता है। इसी दौरान बातचीत में एक ऐसे आदमी का जिक्र होता है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही किडनी थी। वे बताते हैं कि बॉडी पार्ट्स निकालते समय वह अचानक जिंदा हो गया था, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ा। ये सुनकर गार्ड नंबर 29, जो असल में वही पुलिस ऑफिसर था, शक करने लगता है कि शायद
शायद वे उसके भाई की बात कर रहे हैं। इसलिए वह उनसे पूछता है कि वह कौन था जिसकी सिर्फ एक किडनी थी, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताते। इसके बाद दोनों गार्ड बॉडी पार्ट्स डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पुलिस ऑफिसर की नजर एक दीवार पर लगी डिवाइस पर पड़ती है। वह गार्ड से पूछता है कि यह क्या है। गार्ड उसे बताता है कि यह एक बम है, अगर इसे छेड़ा गया तो पूरा इलाका उड़ जाएगा। दरअसल यह जगह वीआईपी लोगों के आने जाने के लिए बनाई गई थी। इधर डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन अभी तक अगली गेम किसी को नहीं बताई गई थी, इसलिए गार्ड कहता है कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर डॉक्टर उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते डॉक्टर सीधे गेम हॉल में पहुँच जाता है। तभी एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि वह उसे अगली गेम के बारे में बताएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें वहाँ से निकलना होगा। इसी दौरान वह गार्ड डॉक्टर को चाकू मारने ही वाला था कि तभी वहाँ फ्रंटमैन आ जाता है और उसे गोली मार देता है। फ्रंटमैन डॉक्टर से कहता है, तुम जो भी कर रहे थे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मजबूर और बेगुनाह लोगों का फायदा उठाया है। इसके बाद फ्रंटमैन उसे वहीं खत्म कर देता है। इधर गार्ड नंबर 28 पुलिस ऑफिसर को घेर लेता है और कहता है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मजबूरी में पुलिस ऑफिसर अपना मास्क उतार देता है। इसके बाद वह गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि वह कौन था जिसकी किडनी निकाली गई थी। गार्ड उसे बताता है कि वह एक औरत थी। फिर वह कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फ्रंटमैन के कमरे में जाकर सभी प्लेयर्स की फाइलें देख लो, वहाँ तुम्हें हर खिलाड़ी की जानकारी मिल जाएगी। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह सीधे फ्रंटमैन के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वह सभी प्लेयर्स की फाइलें देखने लगता है। इसी दौरान उसे अपने भाई की फाइल भी मिल जाती है। वहाँ लिखा था कि उसके भाई का नंबर 132 था, यानी वह भी कभी इस गेम का खिलाड़ी रह चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह और जानकारी जुटा पाता, तभी फ्रंटमैन वहाँ आ जाता है। ये देखकर वह तुरंत छुप जाता है। यहाँ फ्रंटमैन किसी खास मेहमान के आने की बात कर रहा था। ये वही वीआईपी लोग थे जिनका जिक्र गार्ड ने किया था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को चौथी गेम के लिए बुलाया जाता है। इस गेम में सभी प्लेयर्स को अपने लिए एक पार्टनर चुनना था, यानी 2 लोगों की टीम बनानी थी। सभी प्लेयर्स जैसे तैसे अपनी टीम बना लेते हैं, लेकिन आखिर में वही बूढ़ा आदमी बच जाता है जिसे अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला था। तभी सियांग उसके पास आता है और उसे अपना पार्टनर बना लेता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक थैली दी जाती है जिसमें 10 मार्बल्स यानी कंचे होते हैं। गेम शुरू होते ही संघ और उसका पार्टनर एक दूसरे से कंचे जीतने लगते हैं। दरअसल इस गेम का नियम था कि हर प्लेयर को अपने पार्टनर के सारे कंचे जीतने होंगे। इधर सियांग का पार्टनर यानी बूढ़ा आदमी अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है, इसलिए सियांग उसे बार बार गेम खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। आखिरकार दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ बूढ़ा आदमी लगातार सियांग से कंचे जीता जा रहा था। ये देखकर सियांग के अंदर डर बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसकी मौत करीब दिखाई दे रही थी। इधर संघ धोखे से अपने पार्टनर को हरा देता है, इसीलिए उसका पार्टनर भी एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी तरफ सियांग भी किसी तरह बूढ़े आदमी से सारे कंचे जीत लेता है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उसे एक कंचा दिखाता है और कहता है, अभी भी मेरे पास एक कंचा है। इसके बाद वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। सियांग उससे कहता है कि मेरे साथ सिर्फ एक आखिरी गेम खेल लो। तभी बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सारे कंचे ले लिए थे, इसलिए मैंने एक कंचा अपने पास छुपा लिया था। मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे। और फिर वह कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ था, बल्कि यह सब सिर्फ एक नाटक था। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपना आखिरी कंचा सियांग के हाथ में दे देता है और कहता है कि मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। इसलिए सियांग दुखी होकर उसे गले लगाकर अलविदा कह देता है और यहाँ वह बूढ़ा आदमी भी एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स की डेड बॉडीज वहाँ से ले जाई जाती हैं। इधर हमें फ्रंटमैन दिखाया जाता है जिसे शक हो चुका था कि उसके कमरे में कोई गुस्सा था, इसीलिए वह उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वह उस जगह पहुंच जाता है जहां गार्ड नंबर 28 मरा हुआ पड़ा था। इसी दौरान उसे वहां पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। उसे देखकर उसे शक हो जाता है कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद है। दूसरी तरफ सभी वीआईपी लोग फाइनल गेम देखने के लिए पहुंच चुके थे। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 5वें गेम के लिए लाया जाता है। यहाँ सभी प्लेयर्स को 1 से 16 तक कोई भी एक नंबर चुनना था। सभी प्लेयर्स एक एक करके अपना नंबर चुन लेते हैं, लेकिन जब सियांग की बारी आती है तो उसके सामने सिर्फ 2 नंबर बचे थे, पहला और 16वां। सियांग सोच में पड़ जाता है। अगर वह पहला नंबर लेता है तो उसे सबसे पहले गेम खेलनी पड़ेगी, और अगर 16वां नंबर लेता है तो आखिर तक समय कम बच पाएगा। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है, मुझे पहला नंबर लेने दो, मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी पहले नंबर पर आने का मौका नहीं मिला। इसके बाद सभी प्लेयर्स को गेम एरिया में लाया जाता है। इस गेम में प्लेयर्स को शीशे का पुल पार करना था, जहाँ हर कदम पर 2 ग्लास लगे थे, एक मजबूत और दूसरा कमजोर। अगर किसी ने कमजोर ग्लास पर कदम रख दिया तो वह सीधे नीचे गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। गेम शुरू होते ही पहला प्लेयर आगे बढ़ता है और पहला ही कदम रखते ही नीचे गिर जाता है। यह देखकर बाकी सभी प्लेयर्स के होश उड़ जाते हैं, लेकिन गेम जारी रहती है और एक एक करके कई प्लेयर्स एलिमिनेट होते जाते हैं। इसी दौरान संघ आगे बढ़ने वाला था कि तभी किमजू उससे कहती है, आज वो दिन आ गया जिस दिन हमने साथ मरने का फैसला किया था। इतना कहकर वह संघ को पकड़ लेती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। इस तरह दोनों की मौत हो जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर भी गेम एरिया के
अंदर पहुंच चुका था। लेकिन तभी एक वीआईपी मेंबर को उस पर शक हो जाता है। वह उससे अपना मास्क उतारने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर बहाना बनाकर उसे एक अलग कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही वह वीआईपी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे गेम के बारे में जानकारी हासिल करता है। इसके बाद वह उसे वहीं बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही वह वीआईपी बेहोश होता है, फ्रंटमैन को इसकी जानकारी मिल जाती है। इधर गेम खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए एक प्लेयर ग्लास पर कंचा फेंककर असली और नकली शीशे की पहचान करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं होता। समय बहुत कम बचा था, इसलिए संगवू उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। इसके बाद संगवू, सियांग और सेब्योक तेजी से आगे बढ़ते हैं और किसी तरह पुल पार करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। इस तरह 5वीं गेम खत्म हो जाती है और अब सिर्फ 3 प्लेयर्स बचे थे। इधर फ्रंटमैन भी पुलिस ऑफिसर का पीछा कर रहा था। पुलिस ऑफिसर भागते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। रास्ते में वह गेम से जुड़ी तस्वीरें और सबूत अपने हेडक्वार्टर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सिग्नल बहुत कमजोर था, इसलिए तस्वीरें भेजी नहीं जा पा रही थीं। वह गार्ड से बचते हुए भागता रहता है और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आगे सिर्फ समुद्र था। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी समय फ्रंटमैन भी वहां पहुंच जाता है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, इसीलिए वह तुरंत उस पर गोली चला देता है। तभी फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। यह देखकर पुलिस ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। इसी दौरान फ्रंटमैन भी उस पर गोली चला देता है और वह सीधे समुद्र में जा गिरता है। इधर हमें बाकी बचे सिर्फ 3 प्लेयर्स दिखाई देते हैं। यहाँ सेब्योक की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए सियांग उसे कहता है कि हम संगवू को हराकर दोनों ये गेम जीत लेंगे। लेकिन सेब्योक उससे कहती है, तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। इसी दौरान उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। सियांग भागकर गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब सियांग वापस सेब्योक के पास पहुंचता है तो देखता है कि संगवू उसे मार चुका है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे थे और जीतने वाले प्लेयर को पूरे 45.6 बिलियन वॉन मिलने वाले थे। उसी दिन उनके बीच आखिरी गेम के लिए टॉस होता है। ये आखिरी गेम स्क्विड गेम थी। इस गेम में 2 प्लेयर्स स्क्विड के आकार वाली लाइन पर लड़ते हैं और जो जीत जाता है वही फाइनल विनर बनता है। अब दोनों प्लेयर्स को गेम एरिया में लाया जाता है। गेम शुरू होते ही दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। समय बहुत कम बचा था, इसलिए सियांग पूरी ताकत लगाकर संगवू को हरा देता है, जिससे उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। लेकिन सियांग अपने बचपन के दोस्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह गेम को रोकने की मांग करता है। लेकिन तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और संगवू खुद को चाकू मार लेता है। यह देखकर सियांग जोर जोर से रोने लगता है। इस तरह प्लेयर नंबर 218 एलिमिनेट हो जाता है और आखिरकार पूरा इनाम सियांग जीत जाता है। इसके बाद सियांग को वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसके सामने एक बैंक कार्ड रखा होता है। जैसे ही वह उस कार्ड को एटीएम मशीन में लगाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जीती हुई पूरी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी थी। इसके बाद सियांग अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार करते करते इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अब सियांग समुद्र किनारे बैठा दिखाई देता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह पूरी तरह अकेला रह गया था। उसने 45.6 बिलियन वॉन में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, क्योंकि उसके लिए वह पैसा उन लोगों की मौत की याद दिलाता था जो गेम में मारे गए थे। इसी दौरान एक औरत उसे फूल खरीदने के लिए कहती है। जैसे ही सियांग वह फूल लेता है, उसे उसमें एक कार्ड मिलता है। वह वही कार्ड था जो स्क्विड गेम में इस्तेमाल किया जाता था। उस कार्ड पर एक लोकेशन भी लिखी हुई थी। सियांग उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि उसके सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा है। सियांग से कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस गेम को खूब एंजॉय किया होगा। फिर वह बताता है कि वही इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड था। वह कहता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं बचा था। वह बिल्कुल अकेला हो चुका था, इसीलिए उसने अपने अमीर दोस्तों के साथ मिलकर इस गेम की शुरुआत की थी। उसने खुद भी गेम में हिस्सा लिया और प्लेयर नंबर 001 बना, ताकि वह भी इस खेल का मजा ले सके। इतना सब बताने के बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सियांग सीधे सेब्योक के छोटे भाई के पास जाता है। वह उसे संगवू की माँ के हवाले कर देता है और कहता है, आज से यह आपका बेटा है, इसका ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही वह उन्हें एक बैग भी देता है। जब संगवू की माँ उस बैग को खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह बैग पैसों से भरा हुआ था। इसके बाद सियांग अपनी बेटी से मिलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला करता है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे पहली बार गेम का कार्ड दिया था। वह आदमी किसी और को भी वही गेम खेलने का ऑफर दे रहा था। सियांग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वह वहां से निकल जाता है। इसके बाद सियांग उस नए खिलाड़ी से गेम का कार्ड ले लेता है और उसी नंबर पर कॉल करता है। फोन के दूसरी तरफ फ्रंटमैन होता है। वह सियांग से कहता है कि अगर वह अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीना चाहता है तो प्लेन में बैठ जाए और इस मामले से दूर रहे। लेकिन सियांग अब इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। और इसी के साथ स्क्विड गेम सीजन 1 की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।